नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आदमपुर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की, जिसके लिए तारीख का ऐलान हो गया है। दूसरी खबर है सीएम मनोहर लाल के दुबई दौरे की और तीसरी खबर किसानों के प्रदर्शन की है, जहां किसानों ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की बरसी पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और चौथी खबर है नवरात्रि के मौके पर भक्तों पर चढ़े दुर्गा अष्टमी के रंग की। 4 बड़ी खबरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली खबर, आदमपुर उपचुनाव का दंगल होने जा रहा है, जिसको लेकर जो है अब तारीखों का ऐलान हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दुबई दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, जहां पर कई अहम फैसले किए गए हैं, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, निवेश और व्यापार को लेकर भी। और तीसरी बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, न्याय के लिए प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दुर्गा अष्टमी की किस तरीके से धूम है, वो इस पर हम 4 बड़ी खबरों में बात करेंगे। तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई आदमपुर हलके की सीट को लेकर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आदमपुर हलके के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सर्वे कराया जा रहा है और जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसे ही चुनाव में उतारा जाएगा। आदमपुर में है कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। सर, किसान सिंह भी है, संपत सिंह के बेटे भी हैं, वहां जेपी साहब भी जो आपके मित्र भी हैं, काफी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। 2-3 ऐसे कैंडिडेट जो मतलब हम लोगों की नजर से भी नजर आ रहे हैं वहां। लेकिन हमारा कैंडिडेट हम जो है सर्वे करा रहे हैं, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको ही देंगे। कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। तो आदमपुर की जंग, आदमपुर हलके के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है और 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद से ये सीट खाली हुई थी, इस्तीफे के बाद सीट खाली थी, जिसको लेकर अब ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई। तो आदमपुर की जंग, इस्तीफा देने के बाद शामिल हुए थे बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास सीधे रुख करते हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी, आदमपुर के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है? देखिए गौरव, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक नामांकन की डेट रहेगी, उसके बाद 3 नवंबर को चुनाव होगा, 6 नवंबर को मतगणना होगी। जैसे ही ये सूचना पहुंची तो राजनीतिक पारा है जो लगातार चढ़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमपुर के इस उपचुनाव पर सबकी निगाहें रहेगी। राजनीतिक का एक बहुत बड़ा बदलाव की शुरुआत यहां से मानी जा रही है। प्रत्येक दल इस उपचुनाव को लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, तब से ये जाहिर हो गया था कि आदमपुर में उपचुनाव होगा। 6 महीने के करीब का जो समय रहता है उसके दौरान ये चुनाव होना था। तो अब जिस प्रकार से चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, तो उसके बाद पूरे प्रदेश की निगाहें इस उपचुनाव पर है, क्योंकि यहाँ से 2024 के राजनीतिक का भी एक आगाज होने जा रहा है। सभी दल ये मानते हैं कि जिस भी दल की यहाँ से जीत होगी उसके लिए 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा। देखना ये है कि आदमपुर उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अब ये लड़ाई कहीं न कहीं चौतरफा होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सारे दल अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लेकर जो है मैदान में कूदे हुए हैं। चाहे मैं इनेलो की बात करूं, कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि हमारा जो है सर्वे के बाद में जो उम्मीदवार घोषित होगा। उधर बीजेपी लगातार अब जो है
कुलदीप बिश्नोई के पर भी जो है अटकलें हैं कि उनके बेटे चुनावी मैदान में होंगे या उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। तो क्या कुछ धरातल पर स्थिति स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है? लोगों के बीच में जनता क्या कुछ देख रही है इस बीच? गौरव, अगर मैं धरातल की बात करूं तो धरातल पर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी से भजनलाल का परिवार चुनाव लड़ता रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी हज का, उसके भी परिणाम जनता के सामने रहे। उसके बाद फिर वो वापस कांग्रेस में आए और अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में कितना दम रहता है। कांग्रेस जो अपना उम्मीदवार लेकर के आती है वो आदमपुर क्षेत्र का है या कहीं बाहरी क्षेत्र का, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अभी एक बयान जारी किया था कि 52 साल से जो उनका गढ़ है उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता, खास करके बाहरी व्यक्ति। तब देखने वाली बात है कि आदमपुर उपचुनाव में जो उम्मीदवार आते हैं वो बाहरी होंगे या आदमपुर क्षेत्र से होंगे, क्योंकि विधानसभा आदमपुर में यहां से कोई अगर उम्मीदवार आते हैं तो वो कड़ी टक्कर देने की सूरत में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात एक और यहां निकल करके आती है गौरव कि यहां पर एक कांग्रेस पार्टी से 2014 में चुनाव लड़ा था सत्येंद्र सिंह ने। वो कुलदीप बिश्नोई के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आए तो वो भाजपा में चले गए, तो भाजपा में जब उन्होंने कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन करा तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। और पिछले 1 महीने से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े कार्यक्रम आदमपुर में हुए हैं। 2 मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर कल ही रैली करके गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। कांग्रेस का दावा है कि यहां से जीत कांग्रेस की होगी और भजनलाल परिवार का ये गढ़ रहा है और उसको तोड़ने के लिए सभी दल एक करके यहां पर जोर लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ टूटेगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने कार्यक्रम बनाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने पोस्ट किया है, अपने गांव के दौरे शुरू कर दिए हैं और अन्य दल पहले से गांव में जाकर के राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव बहुत ही खास रहने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अनूप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल सर्राफ समूह के चेयरमैन के साथ निवेश और व्यापार को लेकर उन्होंने बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा सरकार सूबे में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की योजना बना रही है, जिसको लेकर सीएम बैठक करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम और नूह की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हुए। यहां पर जो है चर्चा हुई, कई अहम मुद्दों पर लेकर, निवेश को लेकर और व्यापार को लेकर भी अहम फैसला हुआ। दुबई दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, जिसमें कि सर्राफ समूह के चेयरमैन के साथ में बैठक हुई और इस बैठक में निवेश और व्यापार को लेकर कई अहम फैसला भी यहां पर देखने को मिले। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर कैथल से है, जहां किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान हनुमान वाटिका में किसान एकत्रित हुए। वहीं लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। इसके बाद लघु सचिवालय के सामने अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो मृतक किसानों के लिए न्याय की मांग की गई। लखीमपुर कांड को लेकर लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वहां जो किसान शहीद हुए थे उनको लेकर यहां पर रोष व्यक्त किया गया। हनुमान वाटिका में मृतक किसानों के लिए न्याय की मांग की गई। साथ ही साथ टैनी के अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ भी प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। हनुमान वाटिका में किसान एकत्रित हुए, मृतक किसानों के लिए न्याय की मांग की। अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला।
अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। हनुमान वाटिका में किसान एकत्रित हुए, वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। मृतक किसानों के लिए न्याय की मांग की गई। तो इस बीच सीधा रुख करते हैं कैथल, जहां से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? किसान हनुमान वाटिका में एकत्रित हुए, किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो है किसानों की एक मीटिंग हुई थी और हनुमान वाटिका के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा किसान जो है एकत्रित हुए थे। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे। लघु सचिवालय में पहुंचने के बाद उन्होंने जो है मोदी सरकार और जो राज्य गृह मंत्री हैं अजय मिश्र टोनी, उनका पुतला फूका। सरकार किसानों का ये कहना था कि पिछली साल जो है इन्हीं दिनों के अंदर एक कांड हुआ था, जिसके अंदर कुछ निर्दोष जो किसान हैं उनके ऊपर जो टोनी के लड़के हैं उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी और उसमें कुछ लोग मृत हो गए थे, किसान मृत हो गए थे और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। सरकार जो है अभी तक अपने जो किसानों से वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इसके विरोध में उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताने की कोशिश की है कि उनका जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरी कर दी जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन जो है वो दोबारा से फिर उठ सकता है। जी, अगर अनिल बात करें तो यहाँ पर कौन से बैनर तले, किस मोर्चे के बैनर तले जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला और जो है इसका आह्वान किसकी ओर से किया गया? ये जो मोर्चा था किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान किया गया था। इसके अंदर जो है सीटू के सदस्य भी थे और अन्य किसान जो संगठन थे वो भी थे। वह एक संगठन नहीं था, इसके अंदर एक से ज्यादा संगठन थे और इन्होंने किसान संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ था, जिसकी अध्यक्षता के अंदर जो है हनुमान वाटिका के अंदर एकत्रित हुए थे और उसके बाद जो है प्रदर्शन का रूप दिया गया था। जी, तो जो मुख्य मांगे थी मूल रूप से लखीमपुरी कांड को लेकर, लखीमपुर खीरी के कांड को लेकर था या फिर और भी कुछ उनको जो है फसलों से संबंधित भी कुछ मांगे सामने रखी हैं? देखिए, जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, कॉल की गई थी, वो तो इसी उसके ऊपर की गई थी कि अनिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है हमारे साथ स्वामी इंद्र, किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। स्वामी इंद्र, आज जो है किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला? लखीमपुर खीरी जो कांड में जिस तरीके से सामने निकल कर आया था, उसको लेकर जो है एक बार फिर से यहाँ आंदोलन। नहीं गौरव जी, आज 1 साल से ऊपर हो गया है जी और सरकार के काम पे दूर तक नहीं जाएंगी। किसानों की निर्मम हत्या होना, यहाँ तक एक पत्रकार का भी जो किसानों की और देश की आवाज को उठाने का काम करते थे, स्वतंत्र पत्रकार, उस तक की निर्मम हत्या होगी और उस जगह हुई जहाँ से भारत के गृह राज्य मंत्री आते हैं, उनके बेटे इसमें दोषी हैं, वो 120 केस में मुलजिम है और आज तक प्रदेश और देश की सरकार ने उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अजय टैनी मिश्रा जी को तुरंत बीजेपी को प्रकाश करना चाहिए था कि वो इस बात के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई भी नहीं होता। 8 आदमी की हत्या हो जाती है कांड के अंदर, जिसमें से 5-4 किसान और 1 पत्रकार आपके सामने साथी है। ये तमाम बातें हैं जो सरकार के जो कार्यक्रम चली पर सवालिया निशान लगाती है और सरकार को आज किसानों की न्याय की मांग को मान लेना चाहिए। तो लेकिन इसमें जो आरोपित हैं वो जेल में बंद हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो और कौन कौन सी जो मांगे हैं आपकी तरफ से यहाँ पर मूलतः जो है स्पष्ट तौर पर उठाई हुई दिखाई दी? देखिए गौरव जी, मेन बात तो देखिए, एक देश के अंदर ऐसा गृह राज्य मंत्री हो जो 120 का मुलजिम हो, उसका बेटा जिन्होंने हत्याकांड में शामिल हो और उनकी खुद की गाड़ी इसमें शामिल हो, तो इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है। दूसरी बात आप ये देखिए, जो किसानों के परिवार हैं, जो आज इस केस के अंदर जो किसान गवाह हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अभी आपने पीछे देखा रहा कि जो तेजिंदर सिंह जो सिराजी थे, उनको द्वारा हमला हुआ, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। दूसरी बात आपने देखा होगा, कुछ किसान साथियों को बीच में मारा पीटा गया, गुरुद्वारे जाते समय उनको रास्ते में टोका गया। ये तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है और ये आंदोलन किस बात को लेकर चल रहा था और किस तरह मुड़ गया, इस सरकार की इसमें टोटल पेजी आपको नजर आएगा। तो क्या ये जो बरसी के दौरान जो है यहाँ पर मांग की गई और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको सजा का ऐलान कराने के लिए जो प्रदर्शन देखने को मिला, और क्या कोई ज्ञापन भी जो है प्रशासन को सौंपा गया? स्वामी इंद्र, देखिए, आज पूरे भारत के अंदर ये पहला आंदोलन होगा कि पूरे भारत के अंदर तहसील लेवल, जिला लेवल, जिसको हम ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं जी, और उस तमाम जगह पर जाकर ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें
भारत सरकार को आदेश देने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी कि अजय टानी मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें बर्खास्त किया जाए और जो मुलजिम है जिसमें कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल 120 के जो मुलजिम हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। तो ऐसे में जो है मांगों के साथ साथ और जो है ये आंदोलन किस रूप में देखने को मिल सकता है? क्या कुछ और मांगे हैं और किस तरीके से जो है किसानों ने एकत्रित होकर इस पर सलाह मशवरा किया? देखिए गौरव जी, पहली बात तो क्लियर कि किसानों की जो मांगे हैं माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की तमाम मांगे मान लेगी और एमएसपी को लेकर सरकार ने अपना जो साफ किया था कि हम एमएसपी को कानून लेके आएंगे। पिछले जो गया था 70 आपका अपना शर्तकालीन शर्त था उसमें लेके आएंगे और साथ ही उन्होंने कहा था इस पर कमेटी का गठन किया जाए। सरकार अपनी वादा खिलाफी को आपको सामने बोलती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर सरकार ने इसको कानून को लाने से पहले कमेटी का गठन किया। कमेटी के अंदर मात्र जो है 3 एसकेएम के किसानों को आने का मौका दिया गया, बाकी 26 किसानों में 26 जो सदस्य हैं 29 में 26 है वो सरकारी, 5 जो ऐसे संगठन है जो पहले ही जो है इस जो कानून का पक्षधर थे। ऐसे में किसान को समझ में आ गया कि सरकार ऐसा कोई कानून लेके आने वाली नहीं है। सरकार की जो दशा है, किसान की जो दशा है जस की बस बनी रहेगी, क्योंकि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके ही एमएसपी पर खरीद जारी करती है। तो किसानों ने एक बात तो क्लियर कर दी है पूरे भारत के अंदर, जब तक आप एमएसपी को लेके कानून लेके नहीं आते किसान आपसे किसी प्रकार की चर्चा में शामिल नहीं होता। दूसरी बात आप ये देखिए कि आज हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने सीधा प्राइवेट जो है जो कंपनियां हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर काम करती हैं उन्हें सीधी राहत दे दी। आज किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनका जो बीमा था किसानों का वो बीमा ना देकर सरकार जो है आपदा प्रबंधन के तहत किसानों को 15,000 रुपये देने की बात कर रही है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान के जो लागत जो कि खेती का जो खर्चा है खाली आपका ठेके पे लेने हो तो 20 से 25,000 रुपये प्रति एकड़ का 6 माही का खर्चा आता है, यानी 50,000 से लेकर 17,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को खाली खेत जो है पड़ता है। उसके बाद जो फसल लगानी है, फसल लगाने का जो खर्चा होता है, 6 महीने का पालना होता है, वो तमाम खर्चे से कई गुना अधिक है। यानी किसानों ने इस बात को क्लियर समझ लिया है कि सरकार जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसानों को फौजी राहत देने की बात करी 15,000 का, वो नेगेटिव जो है सरकार का अनुदान होगा किसानों को, उसमें किसानों को फायदा होने वाला नहीं, किसानों को नुकसान होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी इंद्र, आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर में नवरात्रों को लेकर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है, जहां आज दुर्गा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बता दें कि जहां भक्त पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं तो वहीं कई अंबाला जिले में कालीबाड़ी मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, यहां जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना माता पूरी करती हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है, हम मंदिर में पूजा करने आए हैं। घर पे कंजकों का पूजन करके रखा, अखंड ज्योत जलाई है। हर रोज सुबह माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। अंबाला में जो ये कालीबाड़ी मंदिर है काली माता के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही मानता है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ माथा टेकने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे ही हमारे अंबाला में हाथीखाना मंदिर है, वहाँ नौ दुर्गा नवमी का और अष्टमी का दिन होता है। इस दिन माता की साक्षात जो कंजकों की पूजा की जाती है, 9 दुर्गा में 9 दिन कंजकों की पूजा की जाती है। आज अष्टमी है जो कि इसमें एक महत्व रखती है कि कई लोग इसमें व्रत उपवास रखते हैं नवरात्र पूरे करने के, उनमें से कई आज के दिन अपना उद्यापन पूरा करते हैं। तो आज वो अपने घर में कढ़ाई करते हैं और फिर कंजक करते हैं, मंदिर में पूजन अर्चना करते हैं और कन्याओं को भोजन या जो भी है समर्पित करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे आपको सोनीपत लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? आज जो है नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी अष्टमी के रूप में विशेष तौर पर लोग श्रद्धालु इसे मनाते हुए दिखाई देते हैं। आज के दिन महागौरी की पूजा होती है, जिनका वाहन बैल होता है। किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है? आचार्य है, पंडित है, जाके जो आसपास का एक ही मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में मजदूर और आसपास के जो लोग हैं
वो मत्था टेकने आते हैं। आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं। हर रोज यहाँ पर आपके पास श्रद्धालु आते हैं। आज कुछ लोगों ने 8 दिन पूरे हो चुके हैं, तो सभी माता को प्रसन्न किया है। और कल नवमी है, तो कल भी कुछ लोग हैं उसकी वो पूजा पाठ करेंगे। तो इसका महत्व क्या है आज का और कल? बुराइयों पर अच्छाइयों को विजय करना, बुराइयों पर अच्छाइयों को विजय करना हमारा मतलब है, हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि हम सबको सब कुछ सही रहे, बुराई ना रहे। बुराई हम अलग अलग दिखाएं, अलग अलग को पूजा करें। इसलिए हम आप लोगों की हम आपकी पूजा करते हैं। आपके शरण में है, हम शरण में है, हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपके पास आसपास के लोग आते हैं, काफी अलग अलग स्टेट के लोग हैं। एक यही मंदिर है जो आसपास का बाजार में मंदिर है। आज खाली मंदिर है, मंदिर है यहाँ, ये सबसे बड़ा मंदिर है। करीब करीब जितने लोग आसपास के लोग हैं सब आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, अब जाते हैं। तो आज जैसे काफी लोगों ने पूजा की है और कल भी करेंगे, तो इसका महत्व क्या है आज का और कल का? बुराइयों का अच्छाइयों को विजय करना हमारा मकसद है, हमारा मतलब है। बुराइयों का निरस्त करना है हमारा मकसद है। हम बुराइयों की निंदा करते हैं। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जरा इनसे पूछिए कि किस तरीके से लोगों में जो है आज धूम देखने को मिल रही है। लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे, किस विधि विधान के तहत जो है पूजा अर्चना की गई? आज जैसे 8वीं है और कल 9वीं है, तो कैसे लोगों की पूजा होती है, किस तरीके से उनको जागरूक करना चाहते हैं, कैसे कन्याओं को जमाना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना? पहले जिनसे पूजा चालू रखा था, प्रथम शैलपुत्री जा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रखंडे, पांडे पंचम माते जी, खाश्रम का सप्तम का महागौरी शास्त्रम। आज महागौरी शास्त्रम का पूजा हो रहा है और कल 9वीं शिवरात्रि का पूजा होगी और हमारे ये आचार्य है जिन्होंने बताया कि 9 दिन जो है माता के अलग अलग दिन होते हैं। सभी माताओं का अलग अलग दिन होता है। आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं। आज भी कुछ लोगों ने अपने व्रत खोले हैं। कल 9वीं है, कल भी कुछ लोग व्रत खोलेंगे और सभी अपने अपने घर पर कन्या को माता के रूप में देखते हैं। आसपास की जो कन्या होती है उनको बुलाया जाता है और उनको घर पर पूरी पूजा पाठ होती है। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोग जो हैं 9 दिन तक जो है व्रत रखकर जो है उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मनोवांछित जो फल होता है, कामनाएं होती हैं, वो लोगों की पूर्ण यहां पर माता रानी करते हुए दिखाई देती हैं। जैसे कि आज के दिन अगर देखा जाए तो महागौरी की पूजा होती है और ऐसे में महागौरी का वाहन जो है बैल होता है। शस्त्र की अगर बात करें तो हाथ में त्रिशूल होता है। तो ऐसे में उन वहां पर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो आपके जहां पर धरातल पर आप खड़े हैं तो वहां लोगों का तांता किस तरीके से उमड़ा हुआ है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर खुला है और बाजार का मुख्य मंदिर है, लेकिन अभी देश से जैसे कोरोना नहीं गया है तो लोगों के अंदर एक डर जरूर बना हुआ है। इसलिए इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पूजा पाठ के लिए आते हैं और मंदिर में अपनी आस्था को आचार्य के पास बैठकर अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर जो भगवान का नाम लेकर, माता का नाम लेकर अपने अपने घर वापिस चला जाते हैं और फिर सुबह से शाम तक इक्का दुक्का लोग आते हैं, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी की वजह से अपने घर पर भी रहते हैं। मंदिर में भी पूजा पाठ लगातार जारी है और लगातार कल जो है वो 9वीं का दिन है। लाजपत, अगर व्रत खोलने की अगर विधि का अगर यहाँ पर विवरण देखें, किस तरीके से व्रत जो है लोग और श्रद्धालु जो भक्त हैं जिन्होंने व्रत रखा था आस्था से जो है वो किस तरीके से खोल सकते हैं, जरा अगर आचार्य जी बता सकें, पंडित बता सकें। मौजूद है आचार्य जी, जैसे कल 9वीं है, कैसे व्रत खोला जाए, कैसे इसकी विधि हो जाए? हमें उद्यापन का होता है और पूजा का भी होता है, व्रत को खोलने का समय होता है, उसके हिसाब से व्रत को खोला जाता है। उसके बाद माता की पूजा किया जाता है। माता की पूजा करने के बाद सारे माताओं को कन्या को पूजन करते हैं, कन्या के फल होते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके शरण में बने रहते हैं। हम माता मानते हैं, माता के शरण में बने रहते हैं और माता हमें रक्षा करती है, हमारा मानना। देखिए, जैसे कन्या जो होती है वो भगवान का रूप होती है, क्योंकि उसको छल कपट नहीं आती। छल कपट करना जब बच्चा सीख जाता है तो वो कन्या
के रूप में जो है कन्या जो छल कपट करना नहीं जानती उनको पूजा जाता है, और वह सच्ची आत्मा से जिन कन्याओं को पूजा जाता है उनको माता के रूप में देखा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।